कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद कुछ नेट की प्रॉब्लम से मैंने वो वीडियो कंप्लीट नहीं की थी। आपको बता देता हूँ, ये वाली वीडियो थी जो मैंने कल बनाई थी 17 घंटे पहले। तो उसके बाद मैंने रोक दिया था क्योंकि नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, और उसमें मैं HFCL तक तो बता दिया था, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का मैं नहीं बता पाया था क्योंकि नेट में प्रॉब्लम चल रही थी। तो आप इसको पहले देख लीजिएगा, तब ये नई वाली वीडियो आपको समझ में आएगी। और इस वीडियो के रेफरेंस में मैंने एक वीडियो और बनाई थी, वो है ये जो 9 मार्च को बनाई थी। इस 9 मार्च वाले वीडियो के कंटिन्यूशन में मैंने ये वीडियो बनाई है, और अभी ये पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 अभी मैं बनाऊंगा आपको, और इसमें बताऊंगा इन स्टॉक्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, और आज क्या रहा इनमें, और वैल्यू बाइंग क्या है वो मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी। आज फिर आपको दिखा देता हूँ, एक लिखा हुआ है कि वैल्यू बाइंग क्या होती है और किस तरह से करते हैं। मैं भी इसी तरीके से करता हूँ, और ये भी कल का ही है, 24 जून का है। तो अब मैं चलता हूँ इस चार्ट कि अब हमें क्या करना है। ये चेंजेस नहीं किए हैं, तो ये 33 दिन का, इसके आप अब 34 दिन मान सकते हैं कि 34 दिन हो गए, और अभी भी इसी जोन में ये फंसा हुआ है। उस समय ये जो वीडियो बनाई थी तब भी मैंने बोला था कि ये जो ईरान और इजराइल की लड़ाई है ये कभी तो खत्म होगी, आज नहीं 2 दिन 4 दिन बाद में, इसके बाद ही इसको ब्रेक करेगा। अब चूंकि इसराइल और ईरान दोनों ने घोषणा कर दी है सीज फायर की, तो मैं ये मान चल रहा हूँ कि कल जो मार्केट खुलेगा वो गैप अप खुलेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों का कंसोलिडेशन है। वर्किंग डेज में तो 34 दिन हो गए, लेकिन वैसे काफ़ी दिनों का हो गया, तो अब ब्रेक अच्छा करेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे कहीं गैप अप अच्छा खुलेगा, और उसके बाद एक बार रिट्रेस करके फिर ऊपर जाए, या उसका सीधे ऊपर ऊपर निकल जाए। तो चलो हम इस पे न जाके अब फिलहाल हम करते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो पहले कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हैथवे का बताया था। हैथवे का जब मैंने बताया तब यहाँ इस रेट पे थी ये, यानी 15 रुपये 16 पैसे के आसपास में थी। तब मैंने बोला था इसमें अभी बाइंग बनती, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, और इसे ब्रेक वापस आया, फेल हो गया, मतलब रिट्रेस हुआ था लेकिन फेल हो गया। तो अभी ब्रेकआउट वापस कोशिश कर रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है इसका। अगर इसको क्लोज नहीं करता तब तक कंफर्म नहीं है, यानी अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। हालांकि आज ये 6-7% चढ़ चुका है, कल लिया होता तो ये इतना एटलीस्ट ये प्रॉफिट तो आपके पास था ही। उसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर अभी भी बाइंग जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये ब्रेकआउट पॉइंट है, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं है, तो अभी भी कर सकते हैं बाइंग। एच एफ सी एल का भी मैंने कल बता दिया था, ये अभी बाइंग जोन में है, और ये जो भी ये ऑरेंज कलर की लाइनें हैं ये इसका ब्रेकआउट है, तो अभी फिलहाल ब्रेकआउट में नहीं है, बाइंग कंसिडरेशन कर सकते हैं, आप प्लान करते हैं। हालांकि आज ये 4% चढ़ चुका है। अब ये बचा, ये तो मैं बता चुका था। अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक से शुरू करता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये इन्हीं स्टॉक्स में फॉलो करता हूँ, और ये स्टॉक्स आपको मैं बताता भी हूँ क्या करना है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का ब्रेकआउट हुआ है, और ये कंफर्म भी हो चुका है। अब आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, उसमें भी बना सकते थे, कल भी बना सकते थे, और आज भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या है कि जब सारी चीज़ें मार्केट में पॉजिटिव हो गई हैं, तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब ये रनअप करेगा मार्केट। हो सकता है धीरे 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 करके 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1.5 साल 2 साल, लेकिन ये इन लेवल्स पे जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितने दिन के लिए बाइंग करते हैं, पर आप ये हमेशा ध्यान रखें मार्केट का एक साइकिल होता है, उसमें टाइम लगता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप ये मान चलें कि 3 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट का प्लान लेके चल रहे हैं। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ये मानना है कि 3 साल में अगर आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 3 साल, क्योंकि वार तो खत्म हो गई, कल को कुछ नई चीज़ आ जाएगी, फिर ये मार्केट नीचे आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमें ना वार देखना है ना और कुछ न्यूज़ सुननी है, हमें तो सिर्फ इस चार्ट के हिसाब से जो बनता है उसके हिसाब से ट्रेड करना है। तो अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं तो मैं ये आपको कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में एंट्री निकलना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट यहाँ तक के लिए, यानी 37% के लिए, 37% के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो टारगेट होगा ये होगा, वो होगा 60% का। तो अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं तो 60। जयप्रकाश पावर का जेपी पावर, तो जेपी पावर का ब्रेकआउट यहाँ से हो गया था, कंफर्म भी हो गया, एक बार रिट्रेस, यानी कल ये था 17 रुपये, आज 18 रुपये हो गया। तो अब ये इस लेवल पे आ गया है। मैं तो यही कहूँगा कि इस लेवल पे, लेकिन अब चूंकि मार्केट अब जाएगा तो आप किसी भी लेवल पे लेंगे, हो सकता है वहाँ से फिर एक बार ये नीचे भी आए, इस लेवल बाय करने के बाद हो सकता है यहाँ भी आ जाए एक बार, पर यहाँ से फिर जाना शुरू होगा। तो आप चाहें तो यहाँ 3% लगा लें, या फिर आप वेट करें इसका, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है और निकल भी चुका है आगे। तो अब मैं टारगेट तो ये आएंगे, इसमें टाइम भी लगेगा, टारगेट ऊपर भी होगा, ये 26 ये भी आएंगे, लेकिन इनमें टाइम लगेगा। अगर आप डरते हैं कि भाई मैंने लिया और उसके बाद वो 10% 20% नीचे आ गया, अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आप इस मार्केट के लिए वैसे भी नहीं बने। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई 20% नीचे आएगा तब भी मैं उसको होल्ड करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक्स वैसे ही बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। मैं इनके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ये जो आपको वीडियो दिखाई थी मैंने, ये इनमें यही 70% डाउन होती है। ये सब जेपी पावर्स में आप देखेंगे जो मैंने बताया था 14 रुपये चल रहा था,
तो अभी आप देख रहे हैं ये 18 रुपये चल रहा है, तो कितना परसेंट हो गया। आप ऐसे अगर काउंट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ ये अभी कितना बढ़ चुका है। 14 रुपये से, 14 रुपये से ये यहाँ तक आ चुका है, यानी 28% तो बन चुका है ये। तो अब वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ बाय करना है। मैंने तो यहाँ बाय करने के लिए रिकमेंड किया, अभी कर रहा हूँ। अगर इन टारगेट के लिए जाना है तो आप प्लान कर सकते हैं, नीचे तो आएगा ऊपर भी जाएगा, बस आपको होल्ड करना है ये। अगर आप यहाँ भी अगर बाइंग करते हैं तो एटलीस्ट 31% तो आपको ये दे जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं जियो फाइनेंस का। जियो फाइनेंस अभी यहाँ है, कल इस लेवल पे था। अब ये इसका एक ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से पहले भी ये नीचे आया हुआ है, अभी फिर ट्राई कर रहा है, लेकिन चूंकि मार्केट पॉजिटिव है तो उम्मीद है कि ये ऊपर निकलेगा। हालांकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूँ कि 5 साल 10 साल के लिए लेके चलिए। इसको मत देखिए कि यहाँ आ रहा है या ऊपर जा रहा है। और अगर मैं पिछली वीडियो में बताऊँ इसको, जेपी पावर क्या था, सॉरी जियो फाइनेंस, तो जियो फाइनेंस उसमें 222 रुपये में था जब मैंने बोला था इसको। अभी फिलहाल 303 पे चल रहा है। तो अगर 242, सॉरी एक मिनट, 221, अगर 221 से भी आप इसको काउंट करते हैं, 221 20, चलो हम यहाँ से मान लेते हैं, 1 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी आप देखें तो ये 27% तो रिटर्न दे चुका है। लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिखिए, 27% के लिए नहीं, हम तो इसको 700%, 1000% के लिए बात कर रहे हैं। इसमें मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊँगा, मर्जी आपकी है। और उसके बाद होता है क्लीन साइंस ब्रेकआउट का ये लेवल था, कंफर्म भी हुआ और ये नीचे आया ही नहीं है, ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यू। तो अब ये लेवल है, अगर आप इसमें एंट्री चाहते हैं तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा आप यहाँ बाई करें। कोई मार्केट है, इसमें कोई भी न्यूज़ आ सकती है ऐसी जिसमें सेंटिमेंट खराब होंगे, पर्टिकुलर किसी स्टॉक का भी हो सकता है, क्लीन साइंस या इस सेक्टर का ही कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि ये फिर ये नीचे आ जाए। क्योंकि अभी 9 जुलाई को टैरिफ वाला भी मैटर है, तो उसमें माहौल नेगेटिव बनाया जाएगा और इसको नीचे लाया जाएगा। आप मान के चलिए ऐसा करेंगे ये लोग, तो आप जल्दीबाजी ना करें। जिनका ब्रेकआउट हो चुका है तो उसको पकड़ने का, यानी कि 37 से 1399 इन लेवल पे पकड़ने की कोशिश करना। इसमें भागते को पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है इस चीज़ के लिए। उसके बाद आते हैं, अच्छा इसमें भी मैं अगर क्लीन साइंस का भी दिखाई देता हूँ आपको, होगा क्लीन साइंस 1271, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 1502। तो ये है कि आपको 1271, तो 1271 के हिसाब से अगर आप देखें तो उस समय अगर आपने 1271 72 मान लो, तो अभी कितना चल रहा है, 19-20% तो अभी भी दे रहा है ये, ठीक है। इसको हम चलते हैं बंधन बैंक में देख लेते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो है और मेरे पास भी कोई चारा नहीं, मैं इसमें क्या करता हूँ। बंधन बैंक अपने लेवल से काफ़ी निकल चुका है, अभी 181-82 पे चल रहा है। और अगर इस वीडियो में देखिए, अगर इसमें दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बंधन बैंक, ये बंधन बैंक 149, यानी ये उस समय यहाँ था और वहाँ से कितना अभी प्लस हो चुका है, 149 से देख लेते हैं, मान लो यहाँ से मान लेते हैं अपन। तो अगर इस लेवल पे देखें तो 21% तो ये प्लस हो चुका है अभी। लेकिन इसका टारगेट ये नहीं है, टारगेट तो इसका ऊपर है और ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर निकल चुका है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें अब एंट्री बनाएं, एंट्री तो इसी लेवल पे करेंगे अगर करेंगे तो। और मार्केट है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ना पीछा करने की जरूरत है। और अगर यहाँ तक जाता है ये टारगेट पे तो 42% तो एटलीस्ट है ही। और अगर इसको लंबा रखते हैं तो ये लेवल्स भी आएंगे, पर वो है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य के बिना तो यहाँ कुछ होना नहीं है, तो आप इंतजार करें। उसके बाद हम मेडी असिस्ट की बात करते हैं, VR 4% चढ़ चुका है और ये सही रेट में है। ये पहले का बनाया हुआ है मैंने 480 का, तो उस रेट में आया भी और ये अभी फिर वापस चला गया। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, इसमें एंट्री बनाई जा सकती है यहाँ पे भी। तो हालांकि मैंने पहले जो बताया था वो इस लेवल पर बताया था और यहाँ बनाई भी होगी, मैं देखता हूँ अगर इसमें दिख जाता है तो आपको मेडी असिस्ट का हो सकता है आगे होगा, आगे देख लेते हैं। स्टार हेल्थ ये ऊपर है, 460 का है, तो लगभग उसी रेट में है या ऊपर है, देखते हैं। अभी उसी की रेट में मान लीजिए 460 में, तो लगभग उसी रेट में 494 हो गया, तो उसी रेट में तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका टारगेट फिर यही 617 या फिर ये 688। आप 617 का भी लेके चलते हैं तो आप सोचिए कि अगर इस लेवल से भी बाइंग करते हैं 617 से भी, तो आपको 24% तो दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बजाज एंड शुगर पे। बजाज एंड शुगर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे कंफर्म हुआ, तो अब ये भी ज़्यादा पड़ने गया, 22 से 24 रुपये गया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी
आप चाहें तो एंट्री बना सकते हैं, इसका ले सकते हैं, और या फिर आप वेट करें कि इस लेवल में दोबारा आए तब एंट्री बनाएं। और इस देखता हूँ इसमें कि मैंने बजाज शुगर के लिए क्या दिया हुआ है। बजाज शुगर 20 रुपये 70 पैसे था उसमें जब मैंने बताया था, और अभी 20 रुपये 70 पैसे अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये मान लीजिए, तो यहाँ से 18 ये प्लस हो चुका है। तो आपको अगर एंट्री बनानी है तो इन ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसी पर ही एंट्री बनानी है, ऊपर भागते हुए बिल्कुल पीछे नहीं जाना। ये कोई भी मौका पड़ेगा आ जाएंगे तब आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और जिनमें पहले इन्वेस्ट कर रखा है उनको होल्ड कीजिए। टारगेट से पहले किसी भी हालत में नहीं बेचना, चाहे कितनी नेगेटिव है, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वार भी हो जाए ना तब भी नहीं बेचना है। आपको हमेशा याद रखना है जब कोरोना काल था तब भी मार्केट इतना गिरा है, उसके बाद कोरोना के बाद में 2 साल में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो सारे स्टॉक भागे और रोने वाले रोते रहे। तो आपको रोना नहीं है, आप रिटेलर हो लेकिन डरना नहीं बिल्कुल भी। ये मार्केट का ट्रेंड होता है, वो ऊपर चलता है, नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो बाउंस बैक उतना ही तगड़ा होता है जितना वो नीचे गिरता है। जैसे बॉल है ना, बॉल को जितनी तेजी से नीचे फेंकोगे उतनी तेजी से ऊपर जाता है। सेम चीज़ कोरोना में था, ऐसे ही कोई बम बम फूट जाएगा तब भी यही होगा। तो आप मौके के तलाश में हमेशा रहिए और लेवल पे ही बाइंग करें। अभी फिलहाल यहाँ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ कीजिए, इस लेवल पे आएगा, यहाँ गया हुआ है, हो सकता है कल तो ऊपर जाएगा, कल की साबित हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही है तो उसका ऊपर पर आएगा मौका। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जरूरी थोड़ी कि इन्हीं को लेना है हमें, और मिलेंगे मौके, हम उसमें बता देंगे आपको क्या करना है। ये इसका ब्रेकआउट का लेवल था, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो पाया, वापस आ गया। अभी इसका मतलब है कि बाइंग लेवल में अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें मैं एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा, पहले आप मैंने इसमें वीडियो बनाई उनको देख लोगे तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। आप यहाँ 3% ही अपने पोर्टफोलियो का 3% यहाँ बाइंग करें, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ भी आ जाए, एक बार फिर आ सकता है, मेरे को ये लगता है, क्योंकि जिस तरह की इसमें न्यूज़ चल रही है तो हो सकता है यहाँ ले आए। और ये जो स्मार्ट मनी वाले हैं ना, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, आपको डराने के लिए जानबूझ के नीचे लाएंगे ताकि आप डरें और आप बेच के चले जाएं। तो मेरे हिसाब से इसमें 3% यहाँ लगाएं और 3% के लिए यहाँ वेट कर लें, हो सकता है यहाँ आप, लेकिन लॉन्ग टर्म में रखिएगा, काम का है ये। उसके बाद हम चलते हैं साइंट की क्या स्थिति है। साइंट फिलहाल आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट फिर यही लेना है 290 रुपये का, उससे पहले नहीं। और अगर आप ये टारगेट लेके चलते हैं आज की डेट से भी तो आप देखिए 60% आपको मिल रहा है। होता क्या है कि जो स्मार्ट मनी है ना, वो आपको इतना तंग कर देगी, गलत गलत न्यूज़ चला के इस तरह से आपको मतलब तंग कर लेगी कि आप परेशान हो जाओगे, और पता चला कि आपने जिस स्टॉक वो तो नहीं चला, बाकी दूसरे स्टॉक चल रहे हैं, आपको प्रेशर हो जाएगा कि यार मेरा नहीं चला तो इसको बेच के मैं उसमें लगा देता हूँ। और यही एक बड़ी गलती होती है। आपने जिस स्टॉक को लिया है तो कुछ उसका फंडामेंटल कुछ तो देखा है ना, कोई न्यूज़ तो सुनी जिसके बेस पे लिया है, तो उस पर विश्वास करते हो आप, रोके रहिए उसको, रखे रहिए, जाएगा, बस आपको होल्ड करने की जरूरत है। इसके बाद हम आप चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक पे। पीएनबी की स्थिति, पीएनबी फिर वापस बाइंग जोन में आ गया है, और आप इसमें अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अभी कंसिडर किया जा सकता है। और अगर आप लेते हैं तो टारगेट आप 138 का रखें, उससे पहले ना रखें। तो अगर आप 138 का टारगेट यहाँ से भी लेते हैं तो एटलीस्ट आपको 30% तो एटलीस्ट आपको दे ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डेल्टा कॉर्प का अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और ये कंसिडर कर सकते हैं अपन इसको बाइंग जोन का, और ये 130। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें एक बड़ा इशू है जिस वजह से नीचे गिर रहा है कंटिन्यू स्टॉक, और अभी यहाँ एक कंसोलिडेशन हो रहा है। इसको क्या, एक जीएसटी का नोटिस मिला था, वो नोटिस इतना बड़ा था इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं थी, इस वजह से स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है। वो जीएसटी का नोटिस एक दिन फाइनल हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, करीब 1-1.5 साल हो गए इस बात को। जैसे ही फाइनल होगा ये स्टॉक आपको इस रेट पे नहीं, जब ये भागने लगेगा तो ये आपको मैं बता रहा हूँ 256 या 338 या 400 इस रेट पे जाएगा। तो आप इसको एज ए पेनी स्टॉक ले सकते हो। अगर आपको एंट्री बनानी है आप यहाँ एंट्री बना के रखें 3 साल के लिए पेनी स्टॉक के तौर पे, और सस्ता ही है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, 90 के आसपास में है। और आप इंतजार कीजिए कि 400 जाए, जैसे ही वो फाइनल होगा कोर्ट का मैटर इनका, ये आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसको इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं पेनी स्टॉक के हिसाब से। अब हम यही बात करेंगे पेनी स्टॉक्स में जो भी आप फंड लगाते हैं वो लिमिटेड यानी 3% या 6%, यानी 3% ही रखिए आप, तो छोड़ दीजिए। आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख का है तो 30,000 रुपये इसमें लगा के छोड़ दीजिए, और उससे पहले बेचना ही नहीं। इसमें दुनिया भर की न्यूज ऊपर नीचे करने के लिए आएंगी ताकि आप बेच के निकल जाओ, तो आपको बेचना नहीं, होल्ड करना है। इसके बाद चलते हैं कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण 4% चढ़ गया है, पर इसमें मैं ज़्यादा वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें कुछ प्लान करें, क्योंकि गोल्ड जो है आखिर गिरेगा जल्दी ही, बहुत दिन हो गए चढ़ते हुए। ब्रेकआउट इसका नहीं हुआ है, पर मुझे इसमें डाउट है, ब्रेकआउट नहीं हुआ पर मुझे इसमें डाउट है कि इसमें एंट्री बनाना क्या ठीक रहेगा।
तो क्योंकि गोल्ड हाई है अभी इसलिए चढ़ा पड़ा है और उसके बाद उसका नीचे आ जाएगा, तो अभी मेरे हिसाब से इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाइंग करें। उसके बाद चलते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स बहुत अच्छा स्टॉक है और इस रेट पे मैंने बताया था बाइंग करने के लिए। उस रेट में 2 बार 3 बार आया भी है और अब वहीं घूम रहा है ये घूम, और इसके बाद ये यहाँ से अभी तक ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, तो ये बाइंग कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, बाइंग जोन में है ये। और प्लान है एटलीस्ट इस टारगेट के लिए 300, और अगर आप यहाँ से भी एंट्री बना के इसमें प्लान तो 46% आपको दे जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्रूड ऑयल के दाम फिर वापस गिरने शुरू हो गए, समस्या नहीं आएगी। इसके बाद स्टार हेल्थ का देख लेते हैं। स्टार हेल्थ ब्रेकआउट करके वापस रिट्रेस कर रहा है, तो आप इसको अभी बाइंग जोन में कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसमें बाइंग जोन में मानते हैं इसको, तो आप इसका जो पहला टारगेट आप लेके चलेंगे इस जोन से भी, तो एटलीस्ट 644 का लेंगे तो 50% करीब आपको मिलेगा। यानी ये इसका जोन है 57 से 50%। आप उसमें मौका देके आप यहाँ निकालना चाहे या यहाँ निकालना चाहे वो आप पर है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं वोडाफोन आइडिया। ये मैं बहुत मतलब 1 साल से तो नहीं, 6-8 महीने से मैं बता रहा हूँ कि ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके कंफर्म नहीं कर पा रहा है। मेरे लिए भी बाइंग जोन इसकी ये 5 रुपये 80 पैसे ही है, यानी 5 रुपये 80 से 4 रुपये 55 पैसे। मैं इसके ऊपर इसको कोई भी वो नहीं कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर ले आओ, और इसकी न्यूज़ उल्टी सीधी चला के इसको ऊपर पहुँचाने की कोशिश की जाती है, फिर वो रिटेलर फंसते हैं और फिर वो भाग जाते हैं, ब्लू चिप स्मार्ट मनी वाले आपको फंसा के भाग जाते हैं। तो इसलिए आपको जब भी लेना है इसी रेट में लेना, अदरवाइज इसमें एंट्री नहीं करनी है, बिल्कुल काम का नहीं है ये स्टॉक। उसके बाद येस बैंक में कुछ चल रही थी, तो अभी फिलहाल देखते हैं इसमें क्या चला। ये भी अभी फिलहाल बाइंग जोन में है, लेकिन इसको मैं एज ए पेनी स्टॉक माने हुए यहाँ पे आप 3% लगाएंगे और 3% के लिए फिर यहाँ पे ट्राई करेंगे। इसका एक मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले, उस समय मैंने बताया था कि इस रेट में लेना है, और उसका ये आप देखेंगे यहाँ पे आया भी है 2 बार 3 बार, उसके बाद ये चला भी है। तो आप जिन्होंने वो वीडियो देखी है नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं इसमें। आपको कौन उससे क्या है, उसको देखने से आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि हाँ ये जो इस चैनल बताया जा रहा है वो सही चीज़ें बताई जा रही है। यानी हमने इसको सस्ते में बाय करने के लिए बताया था और इस रेट में जिसने बाय किया उसको ये प्रॉफिट भी हुआ होगा अभी फिलहाल। और अगर उसके हिसाब से भी देखें 15-16 रुपये के हिसाब से भी, तो एटलीस्ट 25-26% तो मिल गया है इसमें। और अगर हाई से माने तो आप 47% प्रॉफिट हो चुका होगा जिसने भी इसको रखा होगा या बेच दिया होगा। अब चलते हैं ट्राइडेंट पे। तो अभी ट्राइडेंट वापस ब्रेकआउट के बाद में रिकंसिडरेशन जोन में आ चुका है, तो आप यहाँ पे भी इसमें प्लान कर सकते हैं। टारगेट आप इसमें छोटा रखें, 40 तक का रख लें मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा नहीं मानता मैं, तो इसको हो सकता है अच्छा हो, लेकिन मेरे को इस समय मैंने इसका वीडियो बनाया था तो अभी 25 का मैंने इसको, और उसमें ये आया भी था। पुराना वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसमें बताया हुआ है कि 25 रुपये में आएगा ये। तो ये भी फिलहाल बाइंग जोन में फिर भी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो भी ऑरेंज लाइन पे हैं ये ब्रेकआउट वाले हैं, ये हैं वैल्यू स्टॉक। यहाँ पे बाइंग वैल्यू स्टॉक की है और ये ब्रेकआउट स्टॉक की है। ब्रेकआउट स्टॉक में वैसे तो स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन हम ये चूंकि ब्रेकआउट हुआ है तो हम यहाँ 3% लगाएंगे, नीचे आएगा तो फिर लगा लेंगे, बस 3% यहाँ लगा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर इससे भी नीचे जाता है तो हम होल्ड करेंगे। 6% लगाएंगे, चाहे हमें 2 रुपये में मिले, बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ 6% मैक्सिमम। उसके बाद चलते हैं सुजलोन एनर्जी में। फिलहाल क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। ये ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद ये वापस रिट्रेस हुआ है और आप ये अभी बाइंग जोन में, लेकिन आप अगर इसमें प्लान करते हैं तो यहाँ सिर्फ 3% लें, क्योंकि जो भी ब्रेकआउट हो गया वहाँ सिर्फ 3%, और 3% यहाँ के लिए आप पेंडिंग रखें कि यहाँ आएगा तो लेंगे। अब आप कहोगे जी यहीं आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि ये यहाँ है तो यहाँ आएगा ही। ये एक आइडिया है कि अगर यहाँ आता है तो फिर यहाँ 3% और ले लेंगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, और जब ये फिर ऊपर चलेगा तो हम बेचेंगे इसको। सिंपल सा हिसाब है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बताया कि यहाँ है तो यहाँ लेना है, तो यहाँ आएगा तो है, नहीं आएगा हो सकता है 90% ना आए, तो आपको अपने हिसाब से प्लान करना। मेरे हिसाब से 3% यहाँ बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर में तो इस जोन में आना मुझे थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है,
क्योंकि ये ब्रेकआउट करके अच्छे से निकल चुका है और ये ट्रेंड लाइन बहुत पीछे से चल रही है 2 साल से, उसको ये फॉलो भी कर रहा है, इससे नीचे तो कभी आता ही नहीं है। तो इस जोन में आना मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, फिर भी अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ एक GTT ऑर्डर लगा के छोड़ दें, आएगा तो ठीक है, अदरवाइज अब ये आपके पकड़ से बाहर है। और टारगेट्स तो मैंने इसको पहले बताया थे, 113 तो एटलीस्ट है ही, तो जब जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे बाय कर लीजिए, बिल्कुल नहीं कहूँगा, बाइंग तो यहीं बनेगी, यहाँ पे नहीं करेंगे, भागते हुए स्टॉक हम नहीं पकड़ते। ये भी बाइंग जोन में फिर आ गया है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका ब्रेकआउट के बाद में वापस इसी जोन में आ चुका है। उसके बाद बजाज ऑटो बाइंग जोन में है अच्छे से, और ब्रेकआउट होकर वापस रिट्रेस करके वहीं पे आया हुआ। अब ये यहाँ से निकलेगा, क्योंकि आप इसको देखें तो इसका ये यहाँ एक कैंडल, इसके बाद ऊपर ये लो जो है हाई बन रहे हैं, तो हाई बन रहे हैं तो अब इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। ये जितने भी स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं। ये T2 से 54 उसमें जिसने लिया होगा उसको अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से तो ये 36% दे चुका है, लेकिन अब चूंकि अब जा चुका, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस लेवल पे आए तो ही बाइंग करनी है, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। अब ऊपर जा रहा तो जाने दीजिए, अब इसमें जबरदस्ती इसका पीछा नहीं करना है। IEX फिर वापस बाइंग जोन में आ चुका है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेवल्स के लिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको फॉरवर्ड भी करें उनको जिनको आप जानते हैं कि वो शेयर मार्केट में काम करते हैं और घाटे में है या थोड़ा कम आइडिया है, तो इस चैनल को देख के वो सीख भी सकते हैं और वैल्यू बाइंग भी कर सकते हैं। और लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके ही जाइएगा। उसके बाद चलते हैं इंडिगो पेंट की, ये लास्ट है। इसके बाद में 3-4 स्टॉक्स और हैं जो दूसरे में है, मैं दिखाता हूँ उसको। ये इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी 2-4 दिन पहले बनाया था, उसमें इसके पॉजिटिव वो बताया। तो अभी आप इसका ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद में ऊपर ही है, ये नीचे नहीं आया है, तो इसका मतलब अब ये, और क्रूड ऑयल के दाम भी अब बढ़ नहीं रहे हैं, गिर रहे हैं, तो अब ये रुकेंगे नहीं और ये अपने टारगेट पर जाएंगे। अरे आप इस टारगेट से पहले इसको बेचने की कोशिश न करें, जल्दीबाजी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से होल्ड करें। ये यहाँ तक जाएगा तो 40-41% मिलेगा, लेकिन आप ये मत सोचें कि ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे करते हुए फिर धीरे धीरे करके जाएगा। हो सकता है 6 महीने, 2 साल, 1.5 साल ले, अगर आपको साल 1.5 साल में भी 40-41% मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने दूसरे और हैं स्टॉक्स जिनके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। SBI की मैं पहले, तो SBI अभी भी वैल्यू बाइंग जोन में है, अपने एंट्री में हैं, तो आप प्लान कीजिए, अभी भी इसमें वैल्यू बाइंग है। और इसको टारगेट आपको 910 का रखना है या 936 का रख सकते हैं आप, यहाँ तक एटलीस्ट। ये जो ये पैटर्न बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तो ये इस टारगेट तक जाने की संभावना है, तो 936 के आसपास में आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर और बहुत स्टेबल रहते हैं, तो ये भी अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अभी बाइंग जोन में है, तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे आ रहा है तो इस लेवल पे बाय कीजिए, और GTT ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, आएगा तो। और टारगेट आपको यही रखना है 2965 का, उससे पहले बिल्कुल नहीं बेचना, चाहे कितनी इसके बारे में खराब न्यूज आए, अच्छी न्यूज आए। न्यूज़ और न्यूज़ तो ये कि ऐसा हो गया वैसा, उसके ऊपर बाद में क्या है कि चैनल पे और TV पे फिर और बताया जाए कि मेरा व्यू, मतलब वो ऐसे बताया जाए कि ये ऐसे न्यूज आई और लग रहा है, ये जो लग रहा है ना ये व्यूज़ है, और ये व्यूज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके टारगेट पर जाने से रोकते हैं। तो इन व्यूज़ और न्यूज़ को बिल्कुल नहीं देखना, आप तो सिर्फ चार्ट पैटर्न के हिसाब चलिए, आपको प्रॉफिट होगा और अच्छा प्रॉफिट होगा अगर आप यहाँ से बाइंग करते हैं। हालांकि मैं नीचे से बता, अगर आप यहाँ भी बाइंग करते हैं तो 30% 31% आपको मिलेगा, पर ये है कि साल 6 महीने आपको रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। इन्फोसिस का भी मैंने वीडियो बनाया था, ये बिल्कुल अभी बाइंग जोन में है, तो आप इसमें अपने एंट्री बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 9 जुलाई को जो होगा उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मार्केट का हिस्सा हैं और ये ऊपर नीचे करने के लिए आती हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और इन्फोसिस का मैंने पहले भी वीडियो बनाया, तब ये कहीं इस लेवल पे ही था, तो मैंने बताया था कि इस लेवल पे बाइंग करना, और इस लेवल पे आया भी है। वीडियो मेरे चैनल पे आराम से आप देखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें सही है, इसमें झूठा कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, जो है वो फैक्ट बता रहा हूँ।
आप मेरे चैनल पे आए हैं, आप मेरे उन वीडियो को देख लीजिए जिनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने पहले बताया है 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले, और ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, उसमें आपको तुरंत दिख भी जाएगा कि कौन सा वीडियो है वो। नेस्ले इंडिया क्या है कि ये काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड को इसको फॉलो कर रहा है, तो आप इस लेवल पे जब भी इसमें बाइंग कर सकते हैं, और वही 640 का रखना है, सिंपल सा 16-17% दे जाएगा, क्योंकि ये एफएमसीजी सेक्टर का है तो बहुत तेज़ नहीं भागता है, आराम से चलता है, स्टेबल रहता है। तो जिनको छोटा टारगेट चाहिए या स्टेबल बहुत ज़्यादा नीचे न जाए, तो उनके लिए स्टॉक ठीक होते हैं। बजाज फाइनेंस इसका स्प्लिट हुआ था, इसलिए अभी फिलहाल मेरे हिसाब से अभी कुछ कहना मुश्किल है, फिर भी अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इन लेवल्स पे लगा सकते हैं, यानी 645-680 के आसपास में, उससे पहले नहीं। हैप्पीएस्ट माइंड इस पर भी मैंने बनाई थी, वो भी दिखाता हूँ। तो मैंने उसमें बोला था इसको 535 से लेने के लिए, हालांकि उस लेवल पे अभी भी नहीं आया ये, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से चल रही है और ये कंटिन्यू गिर रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इस लेवल पे आएगा, तो आप जीटीटी ऑर्डर छोड़ दीजिए उसको, बस इससे ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद चलते हैं सीडीएसएल के लिए। थोड़ा स्लो है इसलिए दिक्कत हो रही है। सीडीएसएल इसका चार्ट शायद प्रिपेयर नहीं है, या फिर मैंने नेट की प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा सबको। हाँ, ये आ गया। तो ये इसका ब्रेकआउट भी हो गया और ये ऊपर जा चुका है, तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने हिसाब से प्लान कीजिएगा। तो कुल मिला के कहना ये है मेरा कि आपको जो भी स्टॉक्स बताए उनको देख के आप जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए, और अगर वो आपके अकाउंट में आ जाता है उसके बाद में एक जीटीटी ऑर्डर और लगाइए जो मैंने टारगेट्स बताए हैं, उस टारगेट लगा के उसको छोड़ दीजिए, उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। साल भर हो जाए चाहे 2 साल हो जाए, उसको देखना नहीं है जब तक कि वो बिक नहीं जाता। अगर आपने देखा तो ये मान के चलिए कि वो विक्रम बेताल वाली कहानी होगी कि आपने बोला और मैं चला, तो वो बस चला, आप उसको बेच देंगे, क्योंकि वो फिर आपको 10-20 रुपये 50 रुपये के चक्कर में आप उसको बेच देंगे, और जो एक्चुअल में प्रॉफिट है जिस पे आपको राइड करना चाहिए वो छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, होल्ड कीजिए स्टॉक को, धैर्य के बिना कुछ नहीं होगा, और यही इसका फंडा है शेयर मार्केट का। और आपको डराने के लिए दुनिया भर की चीज़ें चलाई जाएंगी, दुनिया भर की न्यूज़ आएगी, लेकिन अगर आप ऐसे डरते रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, लर्निंग इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस। मेरे इस पूरे में जितने भी मैंने आपको चार्ट में बताया, किसी भी स्टॉक में नहीं बोला कि आप स्टॉप लॉस लगाइए, मैं इसको बोलता ही नहीं। स्टॉप लॉस तो बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, और वो आपसे स्टॉप लॉस लगा के बिकवा देते हैं, और उसके बाद उसको इस शेयर को ऊपर ले जाते हैं। हर बार होता होगा आपके साथ में, आप चेक कीजिए, आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा। तो आप स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, स्टॉप लॉस सिर्फ एक जगह काम करता है, वो है इंट्राडे या फिर एफ एंड ओ, उसके अलावा कहीं नहीं। वहाँ 100% आपको लगाना चाहिए, यहाँ 100% नहीं लगाना चाहिए, मेरा यही है। अगर ये मेरी बातें ठीक लग रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड भी करें जिनको आप जानते हैं। और मेरी जो एक्सपर्टीज है वो यही है, एंट्री एग्जिट लेवल्स। तो वही मैं लेवल्स आपको बता चुका हूँ, अब आपको समझ में आता है तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक में 3% प्लस 3% यानी 6% से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं लगाना है, चाहे वो कितना ही अच्छा स्टॉक हो। ये भी ध्यान रखिए कि जो भी न्यूज़ चल रही हैं या जो भी व्यूज़ आप चैनल को, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और वो कुछ भी बता रहा है आपके स्टॉक के लिए, इसमें ये हो गया, इसको इतना वर्क ऑर्डर मिल गया, इतना सप्लाई ऑर्डर मिल गया, इतना प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल भी नहीं जाना है उनमें। और ये जितने भी स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, राइट साइड में जितने भी स्टॉक आपको बताए थे मैंने, उनमें कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ये सारे स्टॉक्स की। अगर उसमें से निकलना होगा तो मैं बता दूंगा आपको किसमें निकलने की जरूरत है, क्योंकि हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में उसका मैं एनालाइज करता हूँ, उसमें देखता हूँ उसमें क्या